हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो आज बीएड सेकेंड ईयर एमसीक्यू सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर थर्ड समावेशी विद्यालय का निर्माण का यूनिट 2 का टॉपिक। मेन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे एनपीई 2019 राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार 2006 का हम आज डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ वगैरह और थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज़ के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो मैं एमसीक्यूज़ सीरीज़ की डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की कौन सी सभा द्वारा और कब स्वीकारा गया था। तो ये थोड़े से दो क्वेश्चंस जो हैं ये यूएनसीआरडीपी के बारे में हैं और बाकी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनपीई 2006। तो इसमें पूछा है क्वेश्चंस में, विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मेलन एंड यूएनसीआरडीपी संयुक्त राष्ट्र की कौन सी सभा द्वारा और कब स्वीकारा गया था। फर्स्ट महासभा 10 मई 2006, सेकंड सामान्य सभा 13 दिसंबर 2006, थर्ड सुरक्षा परिषद 15 दिसंबर 2006 या फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 10 दिसंबर 2007। तो हमारा जो था इसको हमारा स्वीकारा गया था महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को। इसका राइट आंसर ये है, जिसमें क्या है ये सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जो है इसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। तो इसने क्या है, इसने सम्मेलन किया था विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सम्मेलन किया था। तो इसकी 6 सभाएं होती, 6 तरह के 6 पार्ट्स हैं इसमें, सामान्य सभा, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस तरह से 2 और पार्ट्स हैं। तो इसमें सामान्य सभा में क्या है 13 दिसंबर 2006 को इसमें क्या था, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मेलन हुआ था। उसमें विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सारे निर्णय लिए गए थे कि उनको सामान्य कक्षा में रखा जाए, उनको भी समाज की धारा से उनको जोड़ा जाए, उनको पृथक ना किया जाए। तो वो जो अलग से विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि वो क्या है अलग से पढ़ रहे हैं वो, तो इस तरह से वो समाज की धारा से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे थे। इसको कब लागू किया गया था, इसमें पूछा इसको कब लागू किया गया था। तो इसको लागू किया गया था ऑप्शन नंबर 3 मई 2008 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कहता है यूएनसीआरडीपी 2006 का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं गौरव की रक्षा, मानव अधिकारों का प्रोत्साहन एवं इनकी रक्षा, विकलांग व्यक्तियों के समानता के अधिकार की कानूनी रक्षा, समाज में समान भागीदारी, या उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जो है इसमें क्या किया गया था, विकलांग व्यक्तियों के सम्मेलन 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं गौरव की रक्षा करने के लिए कि उनके अधिकार हैं, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए जैसे सामान्य व्यक्तियों को मिले हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनका अच्छे से विकास हो, उनके अंदर हीन भावना पैदा ना हो। ठीक है, तो उनके गौरव की रक्षा मतलब क्या है, उनको भी एक तरह से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे और आम लोगों को कोई होता नहीं कि उन लोगों को हीन भावना से देखते हैं या इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सेकंड का है मानव अधिकारों का प्रोत्साहन एवं इनकी रक्षा। तो जैसे और लोगों को मानव अधिकार मिले हैं, इनको भी मानव अधिकार का प्रोत्साहन और इनकी रक्षा होनी चाहिए। विकलांग व्यक्ति के समानता के अधिकार की कानूनी रक्षा, समाज में समान इनकी भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, जिसमें इसे एक मौलिक अधिकार दिया गया। तो हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वो शिक्षा का अधिकार। तो इसको जो है हमारा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 RTE 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से कब पारित हुआ था, 2009 में। से जिसमें से क्या है RTE, इसको क्या है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था 2009 में, जो हमारा शिक्षा का अधिकार आया था इसे संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले हमारे 5 मौलिक अधिकार थे, तो 6 मौलिक अधिकारी थे, उसमें से एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था, वो हटा दिया गया पहले ही, और इसमें क्या है मौलिक अधिकार जोड़ा गया ये शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE 2009 से पहले
RTE किस अनुच्छेद और किसके अंतर्गत रखा गया था? जो हमारा शिक्षा का अधिकार है 2009 में इसे तो मौलिक अधिकार बनाया गया था, लेकिन उससे पहले इसमें पूछा है उससे पहले इसे किस अनुच्छेद में और किसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इसे क्या है, अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया था। पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें क्या था कि राज्य अपने अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षा के बारे में फैसला लेंगे, और जो केंद्र सरकार होती है वो सिर्फ क्या है, एक तरह से उन्हें सजेशंस दे सकती है कि आप इस तरह से शिक्षा में क्षेत्र में कीजिए। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वो होते हैं जिसमें क्या होता है, बहुत सारे सिद्धांत दिए होते हैं, वो जो है सिर्फ एक तरह से सजेशन के थ्रू होते हैं, जो केंद्र सरकार क्या है वो राज्य सरकार को देती है। उसको मानना ना मानना राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन अब जब से इसे 2009 में मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तो क्या है, राज्य सरकार इसे मना नहीं कर सकती कि कोई भी वो सजेशन देगी तो राज्य इनको क्या है, इनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ भी लागू करती है तो ये इसमें मना नहीं कर सकते। तो इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया ताकि शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे, सबका ये अधिकार है जिस तरह से और मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि RTI कब लागू किया गया, लागू कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। कब लागू किया गया था इसे? 1 अप्रैल 2010 में RTI एक्ट को लागू किया गया था। कब लागू किया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं आपको, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, जब से क्या है, हमारा स्कूल का न्यू ईयर शुरू होता है, न्यू ईयर स्कूल के नई क्लासेस का 1 अप्रैल को, जो अप्रैल फूल होता है ना 2010, तो इससे आपको याद भी रहेगा 1 अप्रैल 2010 को क्या है, RTE लागू की गई थी न्यू सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है RTE किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 86वां, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा RTE एक्ट 2009 है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसमें कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। यह संशोधन कब हुआ और किस अनुच्छेद में किस भाग में जोड़ा गया? तो ये पहले जो हमारा था, इसको जो संविधान में पहले जिस भाग में था, ये उस भाग से हटा के इसे दूसरे भाग में जोड़ा गया। तो इसे हमारा जोड़ा गया था, इसको लागू कब किया गया था? इसमें संशोधन हुआ था 12 दिसंबर 2002 को, और इसको 2000 अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया और भाग 3। ठीक है, संशोधन कब हुआ इसका? 12 दिसंबर 2002 को। अनुच्छेद कौन सा किस में जोड़ा गया? इसे 21A में और भाग 3 में से जोड़ा गया था। एक बार अच्छे से सुन लीजिए दोबारा, जो ये RTE का हुआ था, इसका संशोधन जो हुआ था ये 12 दिसंबर 2002 को हुआ था। इसे अनुच्छेद 21A तथा भाग 3 में जोड़ा गया था। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है RTE 2009 के उद्देश्य नहीं है, इसमें से कौन से उसके उद्देश्य नहीं है? शिक्षा ये सभी होगा, शिक्षा सभी का मूलभूत या मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा, और ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा का निजीकरण। तो इसमें से इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा का निजीकरण। बाकी क्या है, RTE 2009 के ये सारे उद्देश्य हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एक ये है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन। प्राथमिक विद्यालय मध्याह्न भोजन, जो मिड डे मील मिलता है ना, आप लोगों को पता है सबसे पहले अब तो 6 to 8 में मिलता है, लेकिन जब RTE एक्ट 2009 आया था तो उसमें क्या है, सिर्फ 1st to 5th जो है बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा, जिससे उनकी हेल्थ में सुधार आ सके, और बाकी जो 6 to 8 है वो बाद में लागू किया गया था। RTE पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, ये आपको याद रखना है? 26 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2009, इसमें 26 जनवरी 2009, या ऑप्शन नंबर 4 30 अगस्त 2009। तो हमारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है RTE एक्ट की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है? प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी बच्चे को विद्यालय से ना निकालना। ठीक है,
प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर छात्र को प्रमाण पत्र प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं हैं कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की 1st से 5th तक जब तक पूर्ण नहीं होती, स्कूल वाले टीचर्स किसी को भी राइट नहीं है कि बच्चे का नाम काट के उसे स्कूल से बाहर निकाल दे। जब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, स्कूल वाले उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। हर बच्चे के लिए कंपलसरी एजुकेशन लागू की गई थी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर छात्र को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार की जो जरूरी सुधार हैं शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए वो किए जाएंगे। और इसमें ये है कि जो बच्चा है उसको एज के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा, इसमें ये लागू किया गया था। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा हैगा तो 7 या 8 या 10 ईयर्स ओल्ड का और उसने कभी स्कूल नहीं गया है और उसको क्या है 1st क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो 7 ईयर ओल्ड का बच्चा जिस क्लास में होना चाहिए या 2nd क्लास या 3rd क्लास, उसे उस क्लास में लिया जाएगा और बाकी की उसकी 1st 2nd की एजुकेशन वो स्कूल वाले जो है उसे प्रोवाइड कराएंगे उसी क्लास के साथ। RTE 2009 में आयु का क्या प्रावधान है? इसमें आयु से एज से रिलेटेड क्या फैक्ट बताया गया है? आयु महत्वपूर्ण नहीं, आयु प्रमाण पत्र ना होने पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। RTE में इसमें बताया गया है कि आयु का प्रमाण पत्र ना होने पर, आपको पता है कि सर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे 5 ईयर ओल्ड के हो जाते हैं तो उन्हें एडमिशन मिलता है, वो भी 5th क्लास में। तो इस तरह से बच्चे के पास अगर उसके पास उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, जो है स्कूलों को उसे एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को निजी विद्यालयों में प्रवेश पर कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 20, 30, 25, 35। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका हमारा 25। जो इसमें क्या है, इसमें ये लागू किया था जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, वो क्या है 25% का कोटा रखेंगे गरीब बच्चों के लिए। जो 25% बच्चे जो आएंगे वो गरीब घरों से आएंगे, उनको कोई फीस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, उनको जो है फ्री एजुकेशन देंगे प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, RTE में शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी? जो वित्तीय व्यवस्था से मतलब क्या है, जो उन सब में धन वगैरह लगता है, पैसे वगैरह लगता है एजुकेशन प्रोवाइड करने में, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? राज्य व केंद्र सरकार की साझी जिम्मेदारी मतलब इक्वल जिम्मेदारी, बराबर की जिम्मेदारी, केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी, केवल केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय। तो इसमें वित्तीय जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों क्या है बराबर का इसमें जो है मनी प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। RTE 2009 के अंतर्गत कितने अध्याय, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कितने अध्याय और अनुच्छेद, अनु से इसमें डॉट से मतलब क्या है, अनुच्छेद, अनुसूची संविधान में शामिल की गई। ठीक है, जो RTE एक्ट है उसे जिसमें उसके अंतर्गत उसको जोड़ा गया है, तो उसमें बहुत सारे अध्याय बनाए गए। ठीक है, कुछ अध्याय बनाए गए, बहुत सारे नहीं, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुसूची जोड़ी गई, तो वो पूछा गया है। तो इसके अंतर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कितने 7 अध्याय जोड़े गए। ठीक है, 38 अनुच्छेद जोड़े गए और 1 अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, कितने 7 अध्याय जोड़े गए, 38 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है, आर्टिकल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और 1 अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 में शिक्षक के विषय में क्या प्रावधान है, कि मतलब शिक्षक के लिए क्या किया गया? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है तो सब चीज़ के बारे में उसमें क्या है प्रावधान किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो इसमें क्या किया गया है वो पूछा है। शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी, स्कूल शिक्षक को 5 वर्ष के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री, स्कूलों में अधिक शिक्षक भर्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है कि 5 वर्ष के अंदर जो टीचर्स की एजुकेशन होती है, जैसे हम B.Ed की एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें क्या कहा गया है उन्हें कि 5 वर्ष के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री, मतलब क्या है प्रोफेशनल डिग्री होगी कि टीचर के लिए 5 ईयर के अंदर। स्कूल शिक्षक को स्कूल में प्रवेश के दौरान शुल्क मांगने पर क्या दंड है? आप कभी कभी देखा होगा आपने, आप स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट एडमिशन लेने जाएं तो वो चार्जेस बता देते हैं, किसी इसका चार्जेस, तो वो सारे चार्जेस ख़त्म करके क्या है उस टाइम NPE में
जो कोई चार्ज लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि उसको क्या है, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें क्या है, मांगी जाने वाली राशि का 10 गुना, इसमें बाकी सारा सेम है इसलिए कॉमा मैंने लगाया हुआ है। मांगी जाने वाली राशि का 5 गुना, 8 गुना या 15 गुना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 कि जितने भी वो स्कूल वाले, गवर्नमेंट स्कूल वाले या टीचर जितने भी राशि मांगते हैं, जितने भी अमाउंट मांग रहे हैं, उसका क्या है 10 गुना ज़्यादा उनसे क्या है जुर्माना लिया जाएगा अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है कि ये क्या है, ये शुल्क मांग रहे हैं, एडमिशन चार्ज मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश टेस्ट लेने का क्या दंड है। तो मतलब इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा। सडनली जैसे बच्चा आता है स्कूल में और वो हैगा कि 8 ईयर्स ओल्ड का, तो 8 ईयर्स ओल्ड का बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए, तो वो या 3rd या 4th में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको 3rd या 4th में एडमिशन दे दिया जाएगा, उससे कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर इस तरह से टीचर कोई टेस्ट लेते हैं, स्कूल वाले कोई टेस्ट लेते हैं, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था, पनिशमेंट का। तो वो क्या, कौन सा पनिशमेंट का किया गया था वो देख लीजिए आप। प्रथम उल्लंघन, फर्स्ट टाइम उल्लंघन करने पर 10,000, अगर वो दोबारा उसी बात का उल्लंघन करते हैं तो 50,000 क्या होना चाहिए। इसी तरीके से प्रथम उल्लंघन पर 15,000 या 30,000। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में क्या है, प्रथम उल्लंघन पर 25,000 या द्वितीय उल्लंघन पर 50,000 या प्रथम उल्लंघन पर 5 या द्वितीय पर 15। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। कौन सा आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd है। इसमें है अगर पहली बार वो उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कितने देने पड़ेंगे, 25,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर वो दूसरी बार उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 50,000 मनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एज अ पनिशमेंट अगर वो एडमिशन टेस्ट लेते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे की उम्र का निर्धारण। अब आपने देखा है ना इसमें कि 5th क्लास तक के बच्चों को तो एज का कंफ्यूजन ना हो, निर्धारण के लिए किस साक्ष्य की, कौन से साक्ष्य मतलब कि प्रूफ की आवश्यकता होगी। जन्म प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण। ठीक है, कानून 1856 के तहत ये हुआ था। या अस्पताल के कागजात चाहिए होंगे, माता पिता का विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? बर्थ सर्टिफिकेट या माता पिता का जन्म पंजीकरण कानून के तहत जो था वो, उसके तहत ये बर्थ का अपना अकॉर्डिंग करेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रवेश के दौरान शुल्क का प्रावधान किस भाग में किया गया था। तो जो हमारा ये दंड का, पनिशमेंट का किया गया, ये रूल लाया गया, ये किस भाग में जोड़ा गया? इसे भाग 14, भाग अधिनियम के भाग 13 में या भाग 15 में। तो इसे क्या है, जो RTE एक्ट है, एक्ट अधिनियम बना है, इसके जितने भाग बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे NP ही है हमारा, NP इसको लागू किया गया तो इसके सारे भाग बनाए गए, 1 भाग, 2 इसका सेकंड भाग। ठीक है, ऐसी 3rd भाग। तो इसे क्या है, अधिनियम के भाग 13 में जोड़ा गया इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।